नमस्कार मित्रों, मैं सच्चिदानंद मिश्र आपका स्वागत करता हूं हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं बहुत ही नेपाल की करंट इश्यू को लेकर। आज के दिन सभी पत्रिका अगर उल्टाते हैं तब, और सभी के मुंह से एक ही आवाज आ रही है, बालेन। बालेन, आखिर बालेन कौन है? हाँ, उसका रिजल्ट थोड़ी ही देर बाद सार्वजनिक होने वाली है, लेकिन वो काठमांडू पर शासन करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं जैसे ही हिमालनी के ऑफिस में आया और मैंने अपना राजनीतिक सलाहकार और हमारे हिमालनी के सहकर्मी लीलानाथ गौतम से बात किया कि सभी बोलते हैं कि बालेन के बारे में कुछ रखिए। तो लीलानाथ गौतम का कमेंट था कि तपाईं के बोल्नु हुन्छ कि त्यही होइन कि बालेन मधेश को हो, मधेसी समुदाय को हो। हाँ, उसका यह कहना कुछ जायज है, क्योंकि काठमांडू के सभी लोग यही बात बोल रहे हैं। और मैं बता दूं कि मधेश से, तराई से भी जो आवाज आ रही है, जो लोग उत्साहपूर्वक देख रहे हैं, वो केवल बालेन का ही नाम अभी ले रहे हैं। भले ही जनकपुर में भी एक स्वतंत्र उम्मीदवार जीता है और जगह भी जीते हैं, लेकिन बालेन हर मधेसी के जुबान पर है। और ये बालेन मतलब बालेंद्र शाह, इनका पूरा नाम। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पुत्र, श्री राम नारायण शाह के पुत्र। लेकिन मैं यहाँ बालेन मधेसी होने का दावा नहीं करूँगा। आज ही सुबह जब मैंने कांतीपुर में एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो इंद्र लक्ष्मी ने हमारे पूर्व मंत्री जितेंद्र सोनल जी से प्रश्न किया था कि सोनल जी, अब बताइए, अब तो काठमांडू वालों ने मधेसी को जिता दिया, अब तो आप लोगों का यह जो मांग था, ये तो बहुत बड़ा मांग काठमांडू वालों ने पूरा कर दिया। हाँ, जितेंद्र सोनल जी इसके जवाब से हालांकि मुकर गए, उन्हें कुछ और प्रतीक्षा की जरूरत है, लेकिन इसका जवाब एक ही है कि क्या बालेन काठमांडू में जीतने से मधेश की समस्या समाधान हो गई? ठीक है, एक बालेन आज काठमांडू में जीता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा गांव महोत्तरी जिला में पड़ता है। महोत्तरी जिला में जब मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ और लोगों से बातचीत करने के लिए दरवाजा पर आया, तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर स्वर्गीय पृथ्वीमान सिंह बैठे हुए हैं। तो काहे बैठे हुए हैं? तो मेरे चाचा रामचंद्र मिश्र से वोट मांगने आए हुए थे। यानी कि जब हमको ज्ञान हुआ, उस समय से ही हम लोग, ये मान सिंह हो, चाहे मल्ल हो, चाहे जो हो, उसको जिताते आए हैं। लेकिन आज अगर काठमांडू वासी एक बालेन को, एक मधेसी के पुत्र को जिता दिया, तो इससे वह बहुत बड़ा एहसान कर लिया है। मैं यह नहीं मानता हूं, यह जरा सा भी एहसान नहीं है। बालेन का नाम मैंने तो तब सुना जबकि हमारी इस पत्रिका में एक आर्टिकल आया, वो कंचना झा का, कि बालेन तुम जीत गए। हालांकि उसके टॉपिक को हम लोगों ने उस समय कुछ सुधार करके रखा हिमालनी में। उसके बाद हम बालेन पूछने लगे, और जब हम पूछे तो यही लीलानाथ गौतम का ही देखें, पहला स्टेटस उनका था जिससे बालेन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुई, और दूसरा ही स्टेटस में लीलानाथ गौतम ने ठोकुआ कर दिया कि अब काठमांडू में बालेन जीत रहे हैं। हालांकि मुझे विश्वास नहीं था यहाँ के काठमांडू वासी पर, लेकिन बालेन जीत गया।
तो बालेन जीतने का कारण क्या था, आखिर ये चर्चा में कैसे आए? मधेश में कल आज रिजल्ट जैसे ही हिमालनी ने कल निकाला कि बालेन की जीत सुनिश्चित, तो मधेश में देख रहे हैं महोत्तरी में, जलेश्वर में काफ़ी दीपोत्सव बनाई गई और लोग काफ़ी उत्साह हो गए। हाँ, एक ही चीज़ है बालेन के साथ कि बालेन संजोगवश वो मेरे ही जिला महोत्तरी जिला के एक डारा गांव में उनके पूर्वज रहते थे और एक डारा के हैं। अब ये पता नहीं बालेन एक डारा गए हैं या नहीं गए हैं, अपने गांव में गए हैं या नहीं गए हैं, वो किसी को वहाँ के पुराने लोगों से पूछते हैं तो वो लोग सभी उत्साहित जरूर हैं, लेकिन वो देखने को उत्साहित हैं कि उनके गांव का यह बालक काठमांडू में कैसे शासन करने जा रहा है। तो यह फर्क नहीं पड़ता है कि बालेन मधेश का है या पहाड़ का है। फर्क यहाँ पर सोचने की बात यह है कि बालेन का मुद्दा क्या थी और कौन सा मुद्दा वो आगे रखा, जिसके कारण बालेन आज नेपाल में सभी के जुबान पर आ गया है, वो पहाड़ हो चाहे मधेश हो। तो मैं मानता हूं मधेसी हो या नहीं हो, कुछ लोग साफ कह रहे हैं कि बालेन मधेसी नहीं है, उसको मैथिली भी बोलने नहीं आता है, मैथिली में जवाब नहीं दे सकता है। हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो मैथिली, जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ की भाषा बोलता है वही उसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए मैथिली बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन तब यह है कि मधेशवासी उस पर गर्व क्यों करें? तो गर्व करने का एक ही है रास्ता और एक ही कारण है कि बालेन को जो शिक्षा दीक्षा दी गई है, बालेन को जो संस्कार दिया गया है, यानी कि उनके माता पिता द्वारा जो संस्कार दिया गया है, वह संस्कार में इतनी ताकत थी कि वह अपनी ताकत को आज आजमा कर काठमांडू वासी के और काठमांडू के बड़े बड़े दिग्गज को परास्त करके उस पर शासन करने जा रहा है। यह संस्कार जो है सो एक मधेसी पुत्र ने उनको दी है। इस पर हरेक मधेशवासी और मधेसी का गर्व होना चाहिए। निस्संदेह मेरे जिला के होने के कारण मुझे भी इसका गर्व है, लेकिन मैं उसे मधेसी कहकर नहीं बुलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वह जहाँ जीता है और जहाँ आया है, अगर वह अपने मुद्दा को पकड़ के आगे बढ़ता है और जितना उन्होंने दावा किया है उस दावा से कम 50% भी वो करने में सफल हो जाता है, अगर उसको पूरा कर देते हैं तो उस पर मधेसी तो गर्व करेगा ही और पूरा नेपाल भी गर्व करेगा और पूरा विश्व के लिए वह नमूना बन सकता है। हाँ, यह 35-37 वर्षीय बालेंद्र शाह बालन, जो कि कोई नहीं जानता था, मैं खुद उससे अभी तक नहीं मिल पाया हूँ, और वह व्यक्ति आ रहा है। अब कैसे आया तो, और वह शासन कैसे करने जा रहा है काठमांडू में, यह भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल उसका जो स्लोगन है, जो दिया है, उस सब को देखकर लगता है कि यह सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। वैसे मधेश में हम इनके साथ भले ही जोड़े या नहीं जोड़े, एक नाम बहुत पहले चर्चा में थी, वो सीके राउत की, और वह सीके राउत की जो बात आई पहले, वो भी इसी तरह सभी मधेसी के जुबान पर आए थे, लेकिन उनका भी एक रास्ता निकल गया और वो जहां ऊपर में चल रहे थे अब जमीन पर आ गए हैं और उन्होंने जमीन पकड़ ली है। रास्ता अच्छा है उनका कि जमीन से अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं और इस चुनाव में उन्होंने लड़कर दिखा भी दिया है। ठीक इसी तरह बालेन, जो पिछली बार ही माने 5 साल पहले ही इन्होंने चुनावी रणनीति बना ली थी और इनकी सारी रणनीति अंडरग्राउंड थी।
अभी भी लोग इनको शंका की नज़र से देख रहे हैं, केवल जो ये कहाँ से संचालित है, और लोग पता लगाने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के कांतिपुर में ही कई चर्चा इन पर उठी है, और उस चर्चा में ही यह बता दिया गया है कि इनका जो स्लोगन था, वह स्लोगन मुख्य रूप से कहा गया है कि हम दल की बात नहीं करेंगे, हमारा दल कोई दल नहीं है, हमारा दल बदलने वाली दल है, यानी कि परिवर्तन करने वाली दल है। हम चाहते हैं जो अभी तक हुआ है उसके बाद हम कुछ परिवर्तन करें, और वह उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही लिख दिया। मैं कांतिपुर की बात ही आपको उल्लेख करके बता रहा हूं कि आज सम्म दल ले करे अब बदलने ले करूं, जो बदल सकता है वही अब शासन करेगा। और यही कहकर बालेन अपना चुनावी मैदान में आए हैं। अभी ठीक 32 वर्षीय बालेन जो यहाँ की एक घोर नेवार जाति की बस्ती है, उस बस्ती में आकर अपना प्रभुत्व कायम किया है और उसने दिखा दिया है। हालांकि अभी मेयर पद पर आसीन होना उसको बाकी है, और वह अब कुछ घंटों की बात है, उसके बाद वो मेयर में चले जाएंगे। लेकिन जिज्ञासा बहुत है। रैप कहा जाता है, रैपर से ये बालेन बढ़े हैं, तो यानी कि उनकी गीत और ये छोटी छोटी गीत गाकर पिछले 5-7 साल से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, रैप से राजनीति तक आज ही एक रीना मोक्तान है, वो लिखी है उसके रैप के बारे में और उन्होंने चर्चा की है। मैं आपको उसके रैप गीत की 2-4 पंक्ति यहाँ बता रहा हूँ जो कांतिपुर में है। देश को कर्मचारी शक्तिशाली सरकारी, 30,000 को तलब, 30 बटा घरबारी, बीच बाजार को सड़क, 20 बटा खाल्डो पारी, खलती भारी बैंक भारी, 7 तह को अधिकारी, कसले तिरने 7 समुंदर पारी, देश को 7 उद्धारी। उनकी इस तरह की ही रैप गीत बहुत ही प्रचलित हुआ है, और खास करके वो बहुत सारे गीत को सरकार को बदलने में और सरकार के विरुद्ध में उन्होंने पेश किया है। अब उसी गीत सब का अगर हम करें तो भर जाएगा, समय भी नहीं है। लेकिन इसी गीत में आपको ऐसा कहानी दिया गया है, जैसे कांग्रेस को नांग्रेस कहा गया है, माले को ने माले कहा गया है। ये सब कहकर नांग्रेस ने माले नाववादी जस्ता पैरोडी शब्द मार्फत उनले प्रमुख दलहरूमाथि प्रहार गरेका छन्। ये आपके कांतिपुर में ही निकाला गया है। मैं बता दूं आपको कि पेशा से ये बालेन इंजीनियर हैं, काठमांडू से ही इंजीनियरिंग पास किए हैं। बाद में इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इन्होंने काठमांडू से बाहर यानी कि बेंगलोर गया। हालांकि इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो बेंगलोर में जाकर पढ़े। माता पिता का ज़्यादा था कि ये रैप गीत की ही तरह जाए, म्यूजिक क्षेत्र में जाए, आगे बढ़े। लेकिन इसने नहीं माना, ये बेंगलोर गया, बेंगलोर में 3 साल बिताया, और उसके बाद आने के बाद इन्होंने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी भी खोला, और वो कंसल्टेंसी के मार्फत ये अपना काम शुरू किया। लेकिन अब कंसल्टेंसी तो अब रहेगा नहीं, अब तो वो चला गया। और एक सिविल इंजीनियर होने के नाते इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग को सिविल इंजीनियरिंग नहीं कहा, इन्होंने बताया कि यह सिविलाइजेशन इंजीनियरिंग है,
यानी कि इनका दावा है कि ये सिविलाइजेशन इंजीनियरिंग पढ़े हैं और इसीलिए सिविलाइजेशन की बात करते हैं। अब काठमांडू वासी को सिविलाइजेशन सिखाएंगे ये, और उसी का कुछ रास्ता रख कर, उसी का कुछ उदाहरण देकर इन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया है। जैसे इनका मानना है कि अगर ऊपर तक बनता है तो इनके विचार से स्वास्थ्य मंत्री कोई डॉक्टर ही होना चाहिए, जो इन्होंने कहा है। यानी कि भौतिक आवास मंत्री जो निर्माण से संबंध है वह कोई इंजीनियर ही होना चाहिए, चाहे संबंधित व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन ये राजनीति शास्त्र तो ये नहीं कहती है, इनका सिविलाइजेशन शास्त्र ये जरूर कह रहा है कि इसमें संबंधित व्यक्ति को ही दिया जाए। अब यह बात अलग है कि ये सत्ता संभालने जा रहे हैं काठमांडू का, लेकिन काठमांडू में जितना भी 32 वार्ड या जितना वार्ड है, इसमें एक भी वार्ड में इनका व्यक्ति नहीं चुनाव जीता है, और सभी या तो स्वतंत्र है या नहीं तो पार्टी एमएलए और कांग्रेस का है। और इन्होंने जो हराया है काठमांडू में, ये बहुत बड़े दिग्गज, यानी कि केशव स्थापित, इनकी चर्चा भी हुई कि केशव स्थापित इनके नाम से जोड़कर, अरे ये शाह मतलब काठमांडू का शाह होता है, एक ठो दंती शाह, एक ठो तालब्य शाह। तो एक शाह राजा महाराजा वाले हैं और एक शाह हमारे तराई के होते हैं, जिनकी जाति जनरली तेली इस जाति से जोड़ा जाता है। तो केशव स्थापित ने इनको जाति का याद दिलाने लगा कि ये हमारा शाह नहीं है, ये मधेश का शाह है, तेली का शाह है। और ये कह कर केशव स्थापित पूरा काठमांडू में प्रचार किया। लेकिन तेली भी इंसान है और मधेश की एक जात है, और यही केशव स्थापित को महंगा पड़ा। काठमांडू वासियों ने केशव स्थापित के इस दलील को ठुकरा दिया, और ऐसा ठुकराया कि अभी अब तीसरे नंबर पर चले गए हैं। हाँ, एक और दिग्गज स्वर्गीय गणेश मान सिंह, लौह पुरुष की बहू, वो भी चुनावी मैदान में आ गई थी। सृजना सिंह, यानी कि श्री प्रकाश मान सिंह की पत्नी, लेकिन वो है अभी तक दूसरे नंबर पर है। अब ये काठमांडू की जनता ये नहीं देख पा रही थी और ये नहीं चाह रही थी कि हम राजनीतिक खानदानवाद की तरफ जाए। लोगों ने में कुछ मत जो गया है बालिन के पक्ष में, सो इससे ऊब कर वो परिवारवाद से अलग रहना चाहता था। और स्थापित जो पहले भी हो चुके थे और बहुत ही विवादित व्यक्ति बन चुके थे, इसलिए स्थापित से भी लोग कतरा रहे थे। इन सारी वोट बालिन के खाते में गया और बालिन अब जीत के कगार पर है। अभी 100% वोट भी बालिन के विरोध में चला जाता है, तब भी बालिन जीत जाएंगे। तो अब इनकी जीत सुनिश्चित है। और अब काठमांडू में अगर कहा जाए तो एक शाह, तराई शाह का पुत्र काठमांडू पर शासन करने जा रहा है। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं, और मेरा एक ही सलाह रहेगा कि बालेन अगर जिस रूप में काठमांडू में आया है, वह अपने को न तो मधेसी समझे और न पहाड़ी समझे, न मधेसी पुत्र न पहाड़ी पुत्र। अगर यह समझने लगेंगे तो वो भी राजनीतिक हथकंडा में पड़े जाएंगे। वह पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी को कैसे सेवा की जाती है, मैं चाहूँगा बालेन को भगवान पशुपतिनाथ बुद्धि दे और वह सेवामुखी कार्य करके आगे बढ़ें। बधाई है बालेन, आखिर तुम जीत गए। तुम पर नाज है, मधेश को नाज है, पूरा देश को नाज है। बधाई, धन्यवाद।